इतिहास का कुछ पोर्शन हमने देख लिया, एक दो क्लासें हो चुकी है हमारी। जो आज है हमारे यहाँ पर देखेंगे मौर्य वंश के अंतर्गत हम देख रहे थे, अशोक को पढ़ेंगे आज। मौर्य वंश के अंतर्गत जो मौर्य वंश का एक शासक है अशोक, इसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए फिर मौर्य वंश में अशोक पढ़ेंगे। जहां हम अशोक की बात करते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं, देखेंगे अशोक के बारे में। ये गद्दी पर बैठा 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक का ये रहेगा, इसका टेन्योर है जो बना रहता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ हैं इनके अनुसार अशोक जो है, अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके, अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा और ये राजा बना। इससे पहले देखेंगे एक क्वेश्चन आपको आता है या पूछा जाता है कि जैसे अगर बात करें यहीं पर हम अशोक से पूर्व जो थे, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका टेन्योर कहेंगे, ये आया आपका 322 से लेकर 298 तक। ये बीसी में चल रहे हैं, हम ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। उसके बाद बिंदुसार आता है। बिंदुसार जो आता है वो 298 से लेकर 298 से लेकर 273 तक गद्दी पर बैठते हैं। अब जो अशोक गद्दी पर बैठ रहा है वो 73 तक तो आ जाता है, बस इसका टेन्योर जो है एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे वो टेन्योर 269 में अब ये राज्याभिषेक करता है। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। जो कोरोनेशन है आज के बाद ये क्या होगा, अब राजा होगा। अब ये भाई साहब राजा है। तो देखेंगे 4 साल जो है बताया जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, 4 साल इसके जो लगे अपने 99 भाइयों के विरुद्ध जो युद्ध था, या कहेंगे जो उत्तराधिकार का युद्ध था, उस चक्कर में, उस वजह से ये 4 साल बाद राज्याभिषेक करवा पाता है या करता है। अब देखेंगे हम अगली बात, राज्य इसका हुआ। इसकी माता का नाम जो आपसे पूछा जाएगा, माता जो है इनकी सुभद्रांगी। सुभद्रांगी इनकी माता का नाम जो है वो है सुभद्रांगी। आगे बात करते हैं 261। अब अगली बात आती है 261 ईस्वी। 261 में ये कलिंग पर अधिकार करता है, कलिंग विजय, कलिंग पर अधिकार करता है 261 में। कलिंग पर आक्रमण, यह कहेंगे कि 261 में ये कलिंग पर जब आक्रमण करता है, आपसे पूछा जाता है कलिंग पर आक्रमण कब करता है, तो राज्याभिषेक के, जो राज्याभिषेक है इस राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यह कलिंग पर, 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है या कलिंग को जीत लेता है। कलिंग को जो जीतता है वह अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये कलिंग जीत लेता है। आपको आएगा सीधे सीधे क्वेश्चन, कलिंग पर आक्रमण कब किया, तो ऑप्शन आता है 261 ईस्वी पूर्व ना आकर सीधे सीधे गए राज्याभिषेक के 6वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष।
तो आप कहेंगे कि 8वें वर्ष जो है इसने कलिंग पर आक्रमण किया। वही देखेंगे 269 में क्या कर रहा है, राज्याभिषेक कर रहा है, गद्दी पर बैठ रहा है, और 261 में यहाँ पर अटैक कर रहा है और कलिंग को जीत लिया जाता है। इसके द्वारा कलिंग जीत लिया जाता है। आगे बात करेंगे, जैसे कलिंग पर आक्रमण करता है, कलिंग पर आक्रमण करने के बाद ये कलिंग पर हुए नरसंहार या कत्लेआम जिसे कहेंगे, इस कत्ल को देखकर, इस नरसंहार को देखकर, कलिंग का जो नरसंहार था, इस नरसंहार को देखकर इसका हृदय परिवर्तित होता है। कलिंग के नरसंहार को देखकर जो अशोक है इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो हृदय जैसे परिवर्तित होता है तो वैसे ये युद्ध नीति छोड़कर कहां पर आ जाता है, धम्म नीति में आ जाता है। अब देखेंगे ये युद्ध से त्याग दे देता है या युद्ध नहीं करने की प्रण लेता है। अब यहीं से अशोक देखेंगे कलिंग के बाद से बौद्ध धर्म अपना लेता है। ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है और बौद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म की जो उपाधि है वो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से इसकी शिक्षा दीक्षा लेता है। तो हम बात करेंगे अशोक में कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसके जो 99 भाई थे, अपने 99 भाइयों को मारकर ये गद्दी पर बैठता है। देन उसके बाद 269 में अपना राज्याभिषेक करवाता है और राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष ये कलिंग पर अटैक करता है और कलिंग में तहस नहस, या कहेंगे कि इंग्लिश में जो कत्लेआम करता है, तो नरसंहार करता है, देखता है। जैसे ही कलिंग विजित कर लेता है या कलिंग जीत जाता है, जैसे ग्राउंड पे आकर देखता है कलिंग में केवल नरसंहार हुआ है, पूरा का पूरा आदमी लाश ही लाश और पूरी की पूरी एरिया ब्लड से लाल दिखती है। और वैसे ही अशोक कहता है भाई मैंने क्या कर दिया, ये किसके लिए मैं शासन कर रहा हूँ, किसके लिए मैं राज्य कर रहा हूँ, किस पर मैं राज करूंगा। मैं जनता की भलाई के लिए एक अच्छा राज्य बनाना चाहता था और मैंने पूरी की पूरी जनता को तहस नहस मार दिया, नरसंहार कर दिया। इसके बाद इसका जीवन या कहेंगे हृदय परिवर्तित द्रवित हो उठता है और ये इसी समय प्रण लेते हैं कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा, आज के बाद मैं बौद्ध बन जाता हूं और बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ही मैं अपने राज्य की भलाई करूंगा और इसके लिए अनेक काम करूंगा, ये बात करते हैं। और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म की जो शिक्षा लेते हैं ये बौद्ध गुरु जो थे या बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से इसकी शिक्षा लेते हैं और बौद्ध धर्म की भलाई के साथ ये आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसी क्रम में देखते हैं अब अशोक के द्वारा जो किया जाएगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और अपनी जनता के कल्याण के लिए कुछ कार्य किए जाता है। एक तो क्या, अभी तक ये नरसंहार कर रहा था, अब क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के कल्याण के लिए मैं कार्य करूंगा या मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करूंगा और इसका माध्यम जो है बौद्ध धर्म को अपनाते हुए मैं ये काम करूंगा। ये बात कह रहा अशोक कह रहा और इसीलिए ये क्या करता है, अब अपनी बेटी और पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये श्रीलंका भेजता है। ये अपने पुत्र और अपनी पुत्री को, पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, महेंद्र व संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक जो है इन्हें श्रीलंका भेजता है। श्रीलंका के राजा से मिलने के लिए जाते हैं और वहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या बौद्ध धर्म के बारे में ये बात करते हैं। और इसी क्रम में देखने को मिलता है अब ये मानव मात्र के कल्याण की बात करता है। अब इसी में जो अपने चतुर्थ बृहद शिलालेख है इसमें अशोक कहता है आज के बाद में युद्ध घोष या भैरी घोष के जगह पे दम्म घोष की नीति अपनाता हूं। अब मैं किसी पर आक्रमण अटैक नहीं करूंगा, इसका मतलब अब तलवार के बल पर शासन न करके मैं धम्म के तहत या धम्म के बल पर शासन करूंगा और लोगों की अच्छाई के रूप में मैं शासन करूंगा, ये बात करते हैं। तो इसीलिए ये धम्म के साथ साथ और धर्म के लोगों को भी भलाई करना चाहते हैं। इसी में देखने को मिलता है अशोक के पिता जो बिंदुसार थे वो
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक एक संप्रदाय था, इसके अनुयायी थे बिंदुसार। और इन आजीवकों के लिए, आजीवक जो थे, आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक के द्वारा जो बिहार के गया, बिहार में गया है, इस गया में बराबर के हिल्स हैं, जो बराबर की गया में बराबर की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में इन आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करता है। 4 गुफाओं का निर्माण करता है, जो कि इन गुफाओं में जो लोग यहाँ पर, या फिर कहेंगे जो संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु है, जो मॉन्क है, वो इधर उधर घूम कर जो ज्ञान या तपस्या में लगे हुए हैं, ये बरसात में या धूप में जलते हैं, बरसात में भीगते हैं, तो इनके रहने के लिए क्या 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 4 गुफाएं बराबर की पहाड़ियों में इनके द्वारा बनाए गए आजीवक संप्रदाय के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनाएगी, या दूसरा अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में किस संप्रदाय के लिए, किस धर्म के लिए गुफाएं का निर्माण किया, जिसमें देखने को मिलता है इस गुफाओं में ही जो गुफाएं बनाई गई आजीवक संप्रदाय के लिए, इसी में अशोक के द्वारा कुछ उत्कीर्ण किया गया इन गुफा के दीवारों पे, उसे ही हम केव इंस्क्रिप्शन या गुहा चित्र कहते हैं, जो कि गुहा अभिलेख या गुहा चित्र जिन्हें कहते हैं, गुहा अभिलेख या गुहा अभिलेख के नाम से आपसे या गुफा अभिलेख के नाम से हम जानते हैं। इसकी बात हम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म में अनेक सुधार किए गए। अब इसने देखा बौद्ध धर्म में जो दीक्षाएं हैं, जो उपदेश है, ये उपदेश भारत के या कहेंगे जो उसका साम्राज्य था उस पर, अपने साम्राज्य के साथ साथ बाहर के राज्यों के साथ भी ये जो बातें हैं, ये जो भलाई के काम है, या कहेंगे कि ये जो उपदेश है वो सब तक, पूरी जनता तक पहुंचे। तो इसने कहा कि अगर इसे कुछ पेपरों पे, कुछ कागजों पर अगर लिखा जाए तो कुछ दिन के बाद जो पेपर या कहेंगे पेड़ के पत्ते या पेड़ की छालें वो सड़ जाएंगे, वो काम की नहीं रहेंगे। इसलिए अशोक ने सोचा कि मैं बहुत लंबे समय तक इनको चलाने के लिए उपदेशों को क्या कर सकता हूं। तब मुझे एक आइडिया आया कि इसके लिए मैं क्या करता हूं, कुछ पत्थरों को, बड़े से इतने बड़े पत्थरों को काट कर इस पर कुछ लेख खुदवा देता हूं। इतने बड़े पत्थर जो हैं इस पर लेख खुदवा देता हूं, और ऐसे ही कुछ लोहे या जिसके भी पिलर मुझे मिलेंगे, उन पिलरों पर मैं लिख कर कहीं ऐसी जगहों पर जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, या जहां बाजार लगते हैं, या जहां पर क्या होता है कुछ धार्मिक आयोजन होते हैं, उस धार्मिक आयोजन स्थलों पर इनको मैं रख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि वहां के लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और इनको इंप्लीमेंट करेंगे अपने आप पे, और जिससे ये अच्छाई वाली बातें, यह उपदेश ज्यादा जनताओं तक पहुंच सके। इसलिए अशोक ने क्या किया, कुछ अपने शिलालेख लिखवाए, कुछ शिलालेख लिखवाए जिन्हें हम रॉक इंस्क्रिप्शन कहते हैं। कुछ अपने यहां पर जो है इसने पिलर या कहेंगे स्तंभ लेख लिखवाए, स्तंभ लेख का लेख लिखवाए। और ये दो के दो, एक लघु स्तंभ लेख है और एक बृहद स्तंभ लेख, और वैसे ही लघु शिलालेख और बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख इनके द्वारा लिखवाए गए। इसका मतलब है ये अशोक जो है, अशोक के द्वारा जो शिलालेख या बृहद स्तंभ लेख या बृहद शिलालेख लिखाए गए, इन्होंने क्या किया, जो जगह पे देखा पहाड़ी पे जहां पर कुछ लोग आते जाते हैं और वहां पर बहुत बड़े पत्थर थे, इन पत्थरों को काट कर एक शेप देकर इन पे कुछ बातें उकेर दी गई। इसी को हम बृहद शिलालेख कहते हैं, बृहद बहुत बड़े पत्थरों पे। इसी में से जो आपको मिलता है एक बृहद शिलालेख आपके जो कालसी देहरादून है, कालसी जो देहरादून में पड़ता है, वो भी अशोक के शिलालेखों में से एक है जो बृहद शिलालेख है। अब हम दूसरी यहां पर बात करते हैं, बृहद शिलालेख की तो बात कर रहे हैं। अब इस समय अशोक के द्वारा जो इन शिलालेखों में जो बात लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी, आपसे ये भी पूछता है, और उस भाषा की लिपि क्या थी ये भी पूछा जाता है।
तो हम ये भी नोट करेंगे कि भाषा क्या थी, लिपि क्या थी। तो सबसे पहले इन शिलालेखों को पढ़ने से पहले हमें लिख देते हैं कि अशोक की जो शिलालेखों की भाषा कौन सी थी और उसमें लिपि कौन सी थी वो देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले एक हेडिंग बना लेंगे आप, अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें सीधे सीधे पॉइंट लिखें, अशोक के शिलालेखों में, अशोक के शिलालेखों में अशोक ने प्राकृत भाषा, सॉरी अशोक ने, हाँ अशोक ने जो यूज किया, प्राकृत भाषा का यूज किया। भाषा जो है वो प्राकृत है। और लिपि की बात जहां पर आएगी, ये लिपि की बात करेंगे तो 4 प्रकार की लिपि हमें मिलती है इन भाषाओं में, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं, और इनकी लिपि 4 है। एक है ब्राह्मी लिपि, दूसरी है खरोष्टी लिपि, तीसरी है अरमाइक, और लास्ट है आपकी जो लिपि है वो है ग्रीक लिपि, ग्रीक। इन लिपियों में ये जो संदेश है या उपदेश है या लेख है वो लिखे गए। अब हम बात करते हैं, आपसे पूछ दिया जाता है कि ब्राह्मी लिपि के जितने भी शिलालेख अभिलेख हैं ये कहाँ से मिले हैं, ये कहाँ से मिले, इनकी बात करते हैं। अब यहीं पे पेन डाउन कर लेंगे, जो ब्राह्मी लिपि के जितने भी शिलालेख या अभिलेख या जो भी लेख है जो मिले हैं, ये इंस्क्रिप्शन वो कहाँ से मिले हैं, भारत से। या दूसरी बात हम कहें कि भारत से अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं, चाहे वो गुहा लेख हो, चाहे वो स्तंभ लेख हो, चाहे वो बृहद या लघु शिलालेख हो, वो सब के सब में जो भाषा है प्राकृत और लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि। और जितने भी हमें पाकिस्तान से मिले हुए हैं, पाकिस्तान से जितने भी अभिलेख या शिलालेख या जो भी लेख मिले वो खरोष्टी लिपि के मिले हुए हैं। और दूसरी बात कहेंगे, जितने भी अफगानिस्तान या उत्तरी कश्मीर क्षेत्र, या दूसरा हम कहेंगे कि जो हिंदू कुश पर्वत के पास जितने भी शिलालेख हमें मिले हुए हैं वो सब के सब किस में हैं, वो अरमाइक में हैं, अफगानिस्तान व जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र से। दूसरा हम इसके कहेंगे, गिरी की बात करेंगे तो हिंदुकुश पर्वत के पास ही है, अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र या हिंदुकुश पर्वत के आसपास, या कहेंगे तो बैक्टीरियाई इलाका है, या कहेंगे जो ईरान या अफगानिस्तान का एरिया है वहां पर करेंगे, अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से से ये हमें मिले हुए हैं। अब आपको इतना समझ आ गया कि अशोक के जो शिलालेख है उनकी जो भाषा है वो प्राकृत है, प्राकृत भाषा है, और उस पे जो लिपियां हैं वो 4 प्रकार की लिपियां आपको देखने को मिलती है, एक ब्राह्मी है, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरमाइक और चौथा ग्रीक। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो खरोष्टी लिपि पाकिस्तान से मिली है, जो इसकी लिखावट है वो कैसे लिखी जाती है, वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये लिखी जाती दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसको ध्यान देना, ये कहां से कहां लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे कि उर्दू, जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे ही खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। और सभी जो हम लिखते हैं, अगर बात करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं किससे लिख रहा हूं, बाएं से लेकर दाएं की तरफ लिख रहा हूं, लेकिन आप कैसे लिखेंगे, खरोष्टी लिपि में कैसे लिखा जाएगा, बाएं से दाएं से बाएं तरफ लिखा जाएगा। ये खरोष्टी लिपि की विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं, इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये जो लिपि थी आज के टाइम पे तो नहीं है, तो इसको सबसे पहले किसने बताया कि ये अशोक के शिलालेख हैं या अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेख हैं, और ये इस लिपि में लिखे गए हैं, ये इसकी भाषा किसने की। तो बहुत सारे लोगों को देखा गया, पढ़ा गया, नहीं पढ़ा, समझ नहीं आया। सबसे पहले बात करेंगे 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी था, या अंग्रेज इतिहासकार कहेंगे या अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप
इनको ये सफलता मिली। जेम्स प्रिंसेप ने ये बताया कि ये जो अभिलेख हैं ये अशोक से संबंधित हैं। इन अभिलेखों का जो संबंध है वो अशोक से संबंध है। इसकी बात किसने की? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसकी बात की। अब दूसरी बात हम इसमें करते हैं कि जब अशोक के शिलालेख हम पढ़ते हैं, अभिलेख पढ़ते हैं, बहुत सारे जितने भी बहुत शिलालेख मिलते हैं, इवन जो बृहद शिलालेख मिलते हैं उसमें अशोक ने अपना नाम अशोक नहीं लिखा है। तो कैसे हमने पता किया कि ये अशोक के शिलालेख हैं? आओ इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात हम करेंगे, अशोक ने जो अपने बृहद शिलालेख है, या कहेंगे जैसे मैंने अपनी डायग्राम बनाया था कि इतने बड़े में अशोक ने क्या लिखा है? अपने उपदेश लिख दिए। और इसमें बताया नहीं कि उपदेश तो कोई भी लिख सकता है, तो किससे संबंध है ये कैसे बताएं? तो इसकी बात हम करेंगे। तो इसके अलावा भारत से बहुत सारे अभिलेख मिले, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्र से जो भी इस समय अगर देखेंगे, अगर हम बात करें इस समय जो मौर्य काल था ये था, या पाकिस्तान को लेते हुए चलते हैं इधर से, ये पूरा का पूरा जो है था ये मौर्य साम्राज्य था। अब मौर्य साम्राज्य में अशोक केवल जो पाटलिपुत्र अपनी राजधानी थी यही नहीं बनाएंगे, जैसे देहरादून के पास कालसी में लगाए वैसे इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक गए, और इवन कर्नाटक के एरिया में भी इनके अभिलेख मिले हैं हमें, अभिलेख या कहेंगे स्तंभलेख, शिलालेख मिले हैं, और यहीं से पाकिस्तान से मिले हुए हैं, इधर से मिले हुए, इन जगहों पर इन्होंने क्यों? पहली बात मैंने क्या की, अशोक के अगर मान लिया जाए अशोक को यह संदेश देना था तो एक ही जगह पे उसको जितना भी उसका साम्राज्य फैला हुआ था उस साम्राज्य में ये मैसेज या संदेश देने थे, ये अभिलेख लिखवाने थे। तो उन्होंने कहा जहां जहां हर एरिया पे धार्मिक स्थल है या कुछ और स्थल है जहां पर भीड़ एकत्रित होती है, मेले लगते हैं या कहीं बाजार लगते हैं, या वो धार्मिक का केंद्र हो, धार्मिक पवित्र स्थल हो, वहां पर पिलर इंस्क्रिप्शन या केव तो नहीं, पिलर इंस्क्रिप्शन या रॉक इंस्क्रिप्शन इसके द्वारा वहां डाल दिए गए। तो इसी में देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो शिलालेख है उसमें अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। अशोक ने अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है, और एक दो में तो इसने लिखा मैं अशोक मगध का सम्राट लिखा हुआ है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किसमें इसने क्या लिखा है, उसकी बात भी आती है। तो पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे इसमें कि अशोक ने, पहला पॉइंट ये होगा आपका कि अशोक ने अपने जो अधिकांश अभिलेख हैं, जो अधिकांश अभिलेख है इनमें अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी लिखा है। देव नाम प्रियदर्शी, इसका मतलब है देवताओं का जो नाम, देवताओं को जो नाम प्रिय है ये लिखा है। अब इसी में देखेंगे देवताओं का प्रिय नाम तो इसने लिख लिया देव नाम प्रियदर्शी, क्योंकि अब कलिंग के बाद क्या हो गया था, ये थोड़ा धार्मिक हो गए थे, बौद्ध धर्म अपनाने लग गए थे, अहिंसा की बात करने लग गए थे। और इसी में दूसरी बात करेंगे हम अगला, जो दो तीन अभिलेख मिले हुए हैं, एक तो आपका मध्य प्रदेश से गुर्जरा मिला हुआ है, एक मध्य प्रदेश में जो है यहां से एक गुर्जरा अभिलेख मिला हुआ है, और कर्नाटक के जो नेतूर है या जिसे नेदर भी कहते हैं, नेदर या नेतूर, और दूसरा उदयगोलान, कर्नाटक के नेतूर, उदयगोलान और मास्की। इस मास्की से जो हमें अभिलेख मिले हुए हैं इसमें अशोक का जो नाम मिलता है वो स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है, यहां अशोक लिखा हुआ है, इनमें अशोक लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे, अब भी ये देखने को मिलता है एक जगह देवनाम प्रियदर्शी मिला, बहुत सारे में, इन तीनों में आपको, चारों में मिला, आपको क्या मिला, अशोक मिला। अब इसके बाद एक जो अभिलेख है जो हमें राजस्थान या गुजरात के भाब्रुगढ़ से मिलता है, जो भाब्रुगढ़ अभिलेख है, इस अभिलेख में अशोक ने खुद को, स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मगध का
सम्राट बताया। अब हमने कहा ये कोई और नहीं, मगध पर या मौर्य वंश का सम्राट अशोक जो है उसी के सारे शिलालेख उसके हैं। ये बात इतिहासकारों ने या आर्कियोलॉजिस्टों ने कहा। ये बात समझ आ गई इतनी। अशोक का जो शिलालेख थे जितने भी, वो अलग अलग नाम मिले, किसी में अधिकांश में देवनाम प्रियदर्शी मिला, और 4 जो शिलालेख है जो गुजरा, नेतुर, उदयगोलान और मास्की है, इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ मिला। और भब्रुगढ़ अभिलेख में स्पष्ट कर दिया कि मैं मगध सम्राट हूं, मगध सम्राट बताया, और हमें पता चल गया कि अशोक के ही शिलालेख हैं। अब ये तो हो गए। अब हम देखेंगे कुछ अशोक के जो शिलालेख है वो कहां कहां से मिले हैं, क्या मिले हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये तो अशोक के शिलालेख थे आपके, जो आपने देख लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक के बृहद शिलालेखों की बात हम करते हैं। एक हेडिंग बनाएंगे, अशोक के बृहद शिलालेख, जो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है उनकी बात कर रहे हैं हम। अशोक के बृहद शिलालेख, देखेंगे सबसे पहले इन शिलालेखों में क्या है। ये बृहद शिलालेखों की संख्या जो है 14 बृहद शिलालेख है। बृहद शिलालेख है, 14 बृहद शिलालेख, या जिसे चतुर्थ बृहद शिलालेख भी हम कहते हैं, चतुर्थ 10 बृहद शिलालेख भी जिन्हें हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो 14 बृहद शिलालेख हमारे पास है, इसकी जानकारी जो हमें मिलती है, ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, थोड़ी सी जो आपसे पूछ लिया जाता है उसकी बात हम करेंगे। लेकिन ये है इन बृहद शिलालेखों में जो 14 शिलालेख है, जो 14 अभिलेख है, उनमें क्या क्या लिखा था उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि 14 के 14 बृहद शिलालेख आपको लिखने नहीं है, तो इसमें जो बातें हुई थी वो मैं समझाता हूं आपको अच्छे से कि क्या क्या है, उसकी बात हम करेंगे। देखेंगे 14 बृहद शिलालेख जो है वो भारत के 8 स्थानों से मिले हैं। एक शिलालेख जो है ये है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके टोटल जो है 14 बातें कही गई है। टोटल 14 बातें ऐसी कही गई है। ऐसे करके 14 बात कही गई, इसी को चतुर्थ 10 शिलालेख कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है, चतुर्थ 10 शिलालेख कहा गया है। एक शिले पर, एक पत्थर पर कितनी बातें लिखी गई है, 14 बातें लिखी गई हैं, और उसी को क्या कहा गया है, चतुर्थ बृहद शिलालेख कहा गया है। अब हम बात समझेंगे, यहां पर अगर बात करें तो समझने की कोशिश करें। जो चतुर्थ 10 जो शिलालेख है उस पे 14 बातें लिखी गई है। आपको 14 की 14 नहीं, कुछ कुछ बातें ही लिखनी है। उसमें क्या लिखा गया, सबसे पहली बात इसमें लिखी गई, जो पहली बात है वो लिखी गई है, इस पर अहिंसा पर बात की गई है। ये अब कह रहे हैं कि नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, अभी तक जो वायलेंस कर रहे थे और अब इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात अहिंसा पर बल दिया गया, पहला शिलालेख में जो है इसमें पहले नंबर में लिखा गया अहिंसा की बात कही गई है। इसमें क्या कही गई है, अहिंसा की बात कही गई है कि, और इसी के साथ साथ पशु बलि, जो जानवरों की बलि है उसकी निंदा की गई है। पहली बात अहिंसा प्लस पशु बलि, पशु बलि की निंदा की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड में अगर बात करेंगे तो सेकंड में जैसे है पशु बलि की, पशु चिकित्सा की बात कर देते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे में अशोक ने 3 अधिकारी को नियुक्त किया, राजूक, युक्तक और प्रदेशक, इनको नियुक्त किया। लेकिन चौथा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चौथा चतुर्थ 10 शिलालेखों में जो चौथा अभिलेख है ये पहला है, चौथे की बात हम करेंगे। इसमें अशोक क्या करता है, जो भैरी घोष है, भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात करता है। इसका मतलब है
कि अब मैं तलवार के दम पर शासन नहीं करूंगा। मैं किसके दम पर शासन करूंगा? मैं धम्म या बौद्ध धम्म के दम पर, बौद्ध धम्म जो है इसके आधार पर या इसके बेसिस पर मैं शासन करूंगा और लोगों का दिल जीतूंगा और ऐसे ही मैं शासन करूंगा। ये बात ये करते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो है इसके बाद एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लिखेंगे। जो अभिलेख है वो है आपका सातवां अभिलेख। सातवां अभिलेख, सातवें अभिलेख में जो बात करते हैं, सातवां नंबर क्रम में सातवां है। हमने चौथा पढ़ा, हम सातवां पढ़ेंगे। अब सातवां में जो है इसमें धार्मिक समन्वय की बात करता है। धार्मिक समन्वय, इसका मतलब है हिंदू धर्म के अलावा, हिंदू धर्म या कहेंगे जो और थे, बौद्ध थे या वैष्णव धर्म, सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म जो भी थे या जैन धर्म, इन धर्मों का सबका एक साथ कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। सभी धर्मों का जितने भी रिलीजन है इन सबका कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है। धार्मिक समन्वय की बात इसमें की जा रही है। और दूसरा अगर बात करेंगे, यही जो अभिलेख है, यही शिलालेख जो है इस नंबर का, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें नंबरों में सातवें नंबर का जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा शिलालेख है। अब इसी में बात करेंगे हम। अशोक ने आठवां शिलालेख इंपोर्टेंट हो जाता, धर्म यात्रा की बात की है। इसमें जो धम्म यात्रा है इसकी बात की है अशोक। इसमें आठवां शिलालेख में धम्म यात्रा की बात करता है या अशोक की धम्म यात्रा की बात। तो आपको धम्म यात्रा से निकलता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग कहा था कि किसे, संघमित्रा और इसको भेजा गया था। ऐसे बहुत सारे लोग गए थे। अपना भी 61 के बाद क्या कहेंगे, जब कलिंग की बात से धीरे धीरे इधर उधर धम्म की यात्रा में जाता है। गया तो अनेक जगह, लेकिन आपके लिए दो जगह इंपोर्टेंट हो जाते हैं। एक जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, एक जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये धार्मिक स्थल पवित्र भी है और बौद्ध धर्म पवित्र भी माने जाते हैं। और दूसरा, अशोक ने यहाँ की यात्रा की, कब की, वो आपके एग्जाम के दृष्टि से भी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो देखेंगे जब हम बात करते हैं कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, इसका मतलब है राज्याभिषेक कब हो रहा है, 69 में राज्याभिषेक कब हो रहा है इसका, 269 में राज्याभिषेक कर रहा। 10वें वर्ष का मान लिया चलेगा, 10वें वर्ष, अगर 10 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 259। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष इसके द्वारा गया या बोध गया की यात्रा की गई, जहां पर बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां की बोध गया की यात्रा करता है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध होता है, राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा करता है, राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा करता है। इसी यात्रा में ये जिक्र करता है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है ये लुम्बिनी, जहां पर जो कपिलवस्तु की राजधानी थी लुम्बिनी, इसकी यात्रा करता है, लुम्बिनी की यात्रा करता है। कौन, अशोक लुम्बिनी की यात्रा में कब जाता है, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जाता है। और जो गया की, बोध गया की यात्रा करता है वो 10वें वर्ष करता है। ये आपको ध्यान देना है, इसकी बात होगी। अब इसी में लिखेंगे, इसके बाद आपके 8वें के बाद सीधे हम 13वें में आएंगे। 13वां जो शिलालेख कहता है, 13वां अभिलेख कहता है इसका, वो कहता है यहाँ पर 13वें में कलिंग युद्ध की चर्चा है। जो कलिंग युद्ध हुआ था, इस कलिंग युद्ध की चर्चा जो है वो 13वें शिलालेख में दिखाई पड़ता है, या 13वें शिलालेख में हमें मिलता है। इतना क्लियर है। तो ये तो थे 14 बृहत शिलालेख। और 14वें में अशोक कहता है कि सभी को एक ना एक बार धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए और धर्म में जुड़कर धर्म के अकॉर्डिंग भलाई करनी चाहिए। ये बात अशोक सभी को अपील करता है 14वें अभिलेख में कि प्रत्येक एक जीवन जो एक जीवन मिलता है मनुष्य के द्वारा धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये बात यहां पर करता है। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर
जो अब एक तो आपको पता चल गया 14 बृहद शिलालेख कैसे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा गया उनमें, ये इंपोर्टेंट जो हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस पर, समझेंगे अगर आप, ये बृहद शिलालेख है, इसकी बात करेंगे हम, बृहद शिलालेख है, और इस पर एक शिला पर 1 2 3 ऐसे करके 14 बातें लिख दी है। 14 बातें ये एक जगह पर रख दिया, ये 14 बातें। ऐसे ही भारत के ये अनेक जगहों से ये बृहद शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। समझ रहे, एक पत्थर पर 14 बातें लिख दी गई, वो अलग अलग जगहों पर है, वो सेम बातें हैं सभी शिलाओं पर। और जैसे मैंने कहा कुछ कुछ अलग, ये भारत के, जो भारत के 14 बृहद शिलालेख है, भारत या भारत के बाहर से टोटल हमें 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो अगर शिलाओं की संख्या की बात करेंगे, ये शिला या पत्थर जो है 8 जगहों से मिले, भारत और भारत के बाहर से। बट इस पर जो लेख लिखे गए हैं सभी में एक बात लिखी गई है, जो मैंने आपको पहले बता चुका, 14 बात है। जो एक में क्या है, दो में क्या है, तीसरे अभिलेख में क्या है, ये सारी की सारी बातें भारत के 8 जगहों से हमें प्राप्त हुआ है। अब आपसे पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं भारत के किन किन जगहों से मिले हैं, या कभी कभी जगहों के नाम देता रहता है, और किस जगह से इस अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं, या किस जगह से मिले हैं, या अशोक के शिलालेख से अशोक से संबंधित कौन सी जगह है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये कौन कौन से कहां कहां से हमें प्राप्त हुए हैं, तो इतना ध्यान है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं। तो इसी में अब आपका क्वेश्चन आता है कि जो अशोक के शिलालेख हमें मिले हैं भारत के किन किन जगहों से मिले हैं, कहां कहां से ये मिले हुए हैं, इसकी बात हम करेंगे। चलिए देखते हैं हम। अच्छा टाइम हो गया। तो अशोक के जो बृहद शिलालेख मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये क्लास जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। अशोक के बृहद शिलालेख और लघु भी देख लेंगे, स्तंभ लेख भी देख लेंगे कहाँ कहाँ से मिले हैं। फिर देन उसके बाद आगे हम गुप्ता पीरियड में जाएंगे, या इससे जो संबंधित है अगर देखेंगे तो इसमें जो शुंग वंश एक इंपोर्टेंट है आपके लिए, शुंग वंश। और इसके बाद जो है आप कुषाण वंश, शुंग वंश इंपोर्टेंट है, वो देखेंगे। उसके बाद हम गुप्ता वंश पढ़ेंगे, देन आगे जाएंगे। आज के लिए यही इतना, कल मिलते हैं। थैंक यू। कमल, कल से जो है ना इनसे पूछ लेना।